नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और राहत वाली खबर जिसके संकेत मिल रहे हैं। पिछले 34 दिन से जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी वो खत्म होने के अब आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में अब से कुछ देर पहले बातचीत खत्म हुई है। ये जो बातचीत है वो करीब 3 घंटे तक चली और इसमें रूस और यूक्रेन के बीच कुछ मसलों पर सहमति बन गई है। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच तुर्की में ही ये मुलाकात संभव है। इस सब के बीच जानकारी निकल कर आ रही है कि रूस जो है वो पूरी तरीके से तो फिलहाल युद्ध विराम या सीज़फायर के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाँ, सैन्य हमले जो हैं वो कम होंगे कुछ शहरों में यूक्रेन के, जिसमें राजधानी कीव है, चर्निहिव है। यहां पर रूस अपने हमले कम करेगा। इस युद्ध से जुड़ी अब तक की 10 ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन रूस के राष्ट्रपति दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। तुर्की में पुतिन और ज़ेलेंस्की मिल सकते हैं। शांति समझौते के बाद यह मुलाकात संभव है दोनों देशों के नेताओं के बीच। रूस यूक्रेन में 3 घंटे तक बातचीत हुई है। रूस ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। कीव में सेना कम करने को भी रूस तैयार हो गया है। कीव के साथ साथ चर्निहिव में भी रूस की तरफ से सेना कम की जाएगी। तो ये वो 2 शहर जहां पर रूस अपनी सेना कम करेगा। रूस के हमलों में कमी आएगी। रूस यूक्रेन में 2 हफ्ते तक अभी ये बातचीत और चलने की संभावना है। कई मुद्दों पर अभी चर्चा होना बाकी, ये यूक्रेन कह रहा है, और क्रीमिया पर अभी कोई बातचीत नहीं, ये भी खबर सामने आई है। तो इस वक्त की 10 ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें जो मैंने आपको दी। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 3 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन में इस बातचीत के बाद समझौते की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, जब समझौते का मसौदा तैयार हो जाएगा तो फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों नेताओं की भी मुलाकात संभव है, और मुलाकात भी यहीं तुर्की के इस्तांबुल में ही संभव है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को से मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, रूस की तरफ से क्या माना जा रहा है? ये जो 3 घंटे तक बातचीत चली है, सकारात्मक इसे रूस कह रहा है, तो ऐसे में कितनी जल्दी किसी समझौते तक पहुंचने की उम्मीद? देखिए, रूस की तरफ से जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि वो एक तो तैयार है रूस कि राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में मीटिंग के लिए तैयार हो गया है कि उनके बीच में बातचीत हो सकती है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि जो पीस ट्रीटी होगी वो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में होगी। उसके बाद फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में मीटिंग होगी। ये जानकारी जो है वो मिल रही है। उन्होंने कहा है कि पहले जो है ट्रीटी जो होगी, पीस ट्रीटी जो होगी, वो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में होगी, यानी कि जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं और जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव है, उनके बीच में होगी। क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले दौर की बातचीत, एक बार आपको याद होगा कि युद्ध के दौरान भी एक दौर की बातचीत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में जो तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल, वहां पर पहले हो चुकी है। ये दूसरे दौर की मीटिंग है जो चल रही है। तो ये माना जा सकता है कि ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि लंबी बातचीत का दौर जो है अभी चल सकता है। लेकिन ये आज की जो मीटिंग हुई है तुर्की में जो चल रही है, इस्तांबुल में जो चल रही है, ये कंस्ट्रक्टिव है। इससे आगे की दिशा निकलती है शांति की। बिल्कुल, हम सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रणय जो हैं वो लगातार डिप्लोमेसी को कवर करते आए हैं। ऐसे में जो कूटनीति की भाषा है उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। और अब जबकि दोनों देशों के बीच ये बातचीत हुई है, जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से, उसे किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए, इंटरप्रेट किया जाए? प्रणय। देखिए रोमाना, सबसे पहला इंटरप्रिटेशन तो ये होना चाहिए कि सकारात्मक दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू की तरफ से जो बयान आया है इस बातचीत के बाद, उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, तुर्की इसको सपोर्ट कर रहा है, और अगले समय आने वाले दिनों में जो बातचीत होगी उसके लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री तुर्की पहुंचेंगे और अधिक पेचीदा और जो उलझे हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। साथ ही साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक साथ एक मेज पर लाने के लिए भी एजेंडा
एजेंडा रखा गया है, बातचीत को चल रही है, उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। यानी इस दिशा के अंदर बातचीत आगे बढ़ रही है। ये कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके पहले बेलारूस के अंदर जो बातचीत हुई थी उसमें समाधान का रास्ता फिलहाल नहीं निकल पाया था और उसके बाद टर्की में अब ये बातचीत हुई है। इसके पहले दिमित्री कुलेबा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उनकी एक मुलाकात हुई थी, लेकिन उसे ज्यादा हाइप नहीं दिया गया था। लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत की प्रक्रिया चलती रही, जिसकी परिणति यह हुई कि आज 3 घंटे की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा है, लेकिन कोई ठोस संघर्ष विराम का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। न किसी दस्तावेज पर दस्तखत हुए हैं, न कोई साइनिंग सेरेमनी हुई है। केवल बातचीत की प्रक्रिया आगे करने, एंगेज करने, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश फिलहाल दोनों देश करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से 34 दिनों में जो स्थिति बनी हुई है रोमाना, जिस तरीके का मंजर हमने खुद वहां देखा यूक्रेन में, जिस तरीके की तबाही तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, उसके मद्देनजर फिलहाल ये भी एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अगर बातचीत की मेज पर मिलकर रूस और यूक्रेन आगे बातचीत बढ़ाने और इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार होते हैं, यानी विदेश मंत्री के स्तर पर। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध खत्म होने की आहट के तौर पर इसे देखा और समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का भीषण दौर चला, हम सब ने देखा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए दोनों ही दलों ने सर्वसम्मति दिखाई। बीजेपी के सतीश महाना यूपी विधानसभा के नए स्पीकर बन गए हैं। मैं माननीय सतीश महाना जी को सर्वसम्मत से विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने की पुनर्बधाई देता हूं। इस तरह महाना यूपी की नई विधानसभा के स्पीकर बन गए। उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। सदन में जब उनका नाम पुकारा गया तो उनकी अगवानी करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सदन में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाना को बाकायदा स्पीकर के आसन तक ले गए। उनके साथ अखिलेश यादव और दूसरे नेता भी थे। महाना की तारीफ में सीएम योगी ने चुटकी भी ली। जब भी महान बनने का कोई अवसर मिले तो हमें इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। यानी महान बनने के अवसर से चूकना नहीं चाहिए। और आपके नाम से तो महाना ही जुड़ा हुआ है। सतीश महाना निर्विरोध स्पीकर बने। समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। सतीश महाना लगातार 8वीं बार विधायक बने। कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट से 2012 से वो लगातार विधायक हैं। सीएम योगी की पहली सरकार में सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री रहे। महाना की नियुक्ति के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा, आप राइट से आए हैं लेकिन आपको लेफ्ट की ओर देखना है। यूपी की विधानसभा में स्पीकर के बाईं तरफ विपक्ष बैठता है। बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे। आप किसी भी सदस्य के लिए यूपी की नई विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले संबोधन में हालिया चुनाव कैंपेन का असर भी दिखा। योगी ने कहा कि जनता ने नकारात्मकता को खारिज कर दिया। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा। हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं।
नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में जीत कर आए विधायकों को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास को कभी अविश्वास में ना बदलने दें। सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में ऐसा बिल पेश किया जिस पर बवाल है। इस बिल में सजा याफ्ता या फिर जो आरोपी है उसकी शिनाख्त को लेकर उसके शरीर के सैंपल लिए जाने का प्रावधान है। विपक्ष इस बिल को आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बता रहा है। पहला प्रावधान, सजा याफ्ता या आरोपी व्यक्ति के सारे सैंपल लिए जाएंगे। दूसरा प्रावधान, सजा याफ्ता या आरोपियों के सैंपल 75 साल तक सहेज कर रखे जाएंगे। ये दो बड़े प्रावधान उस बिल का हिस्सा हैं जिसे केंद्र सरकार ने संसद में पेश कर दिया। उस बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। श्री अजय कुमार जी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने सरकार की ओर से ये बिल संसद में रखा। नया बिल 1920 के आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट की जगह नया कानून बनाने के लिए लाया गया है। इसमें अपराधियों या आरोपियों की पहचान से जुड़े सारे सैंपल, सारे आंकड़े 75 साल तक सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है ताकि समय समय पर उनका उपयोग अपराधों की जांच के लिए किया जा सके। इस बिल के कानून बनने के बाद क्या क्या होगा, अब जरा इसको समझिए। किसी सजा याफ्ता या किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर का नाप लिया जा सकेगा। नाप में व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, आंखों की पुतली का नमूना, उसकी तस्वीर, खून का नमूना, उसके हस्ताक्षर जैसी चीजें होंगी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ये नमूने लिए जा सकेंगे। किसी पुलिस स्टेशन का थानेदार या हेड कांस्टेबल और जेल के हेड वार्डन से ऊपर रैंक का अधिकारी नमूने ले सकेगा। सरकार का कहना है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद अपराध की जांच और उसे रोकने में काफी मदद मिलेगी। पुराना अधिनियम मौजूदा है जो इस समय प्रभावी है, वो 102 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता से पहले 1920 में बनाया गया था और उसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। लेकिन ये छोटा अधिनियम है जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ कोर्ट में कन्विक्शन की प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होंगी। इसमें प्रत्येक उस चीज का ध्यान रखा गया है जिसमें हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहे। सरकार ने इस बिल में ये प्रावधान भी किया है कि अपराधियों या आरोपियों के सैंपल महफूज कैसे रखे जाएंगे। व्यक्ति के सैंपल से हासिल डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। ये आंकड़े 75 साल तक सुरक्षित रखे जा सकेंगे, जिसके बाद इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सजा पूरी होने या कोर्ट से बरी होने की स्थिति में डेटा को पहले भी खत्म किया जा सकेगा। 1920 का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है उसमें अपराधियों या आरोपियों के शरीर के सैंपल लिए जाने की व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि तब इस तरह की तकनीक का विकास नहीं हो पाया था। हालांकि कुछ मामलों में केवल अपराधियों के शरीर के फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट लेने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन 1980 में लॉ कमीशन ने इस तरह के डेटा लेने की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। तो लॉ कमीशन ने करीब 4 दशक पहले जो सिफारिशें की थी, अब सरकार उन पर कानून ला रही है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने इसे लोगों के मूल अधिकार और प्राइवेसी के अधिकार के खिलाफ बताया। August Assembly must very seriously deliberate that whether it is in the legislative competence of the Treasury to sponsor legislation which squarely hits the fundamental rights guaranteed to the citizens of India under Part 3 of the Constitution, and whether it is within the legislative competence of this August House to consider such illegal legislation. That is my objection to the bill. बिल पेश करने का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने सदन में वोटिंग की मांग की। जब वोटिंग हुई तो बिल पेश करने के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि बिल पेश करने के विरोध में पड़े 58 वोट। हमारे आज जो भारत सरकार है वो ये चाहती है कि लोगों को एक भय में रखा जाए। उनके ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे सदस्य
किसी भी चीज को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने अगर कोई विरोध रखता है तो उसको ऊपर अगर कोई केस होता है तो उसको लेकर के भी उनके मेजरमेंट यानी कि उनके फिंगरप्रिंट, आइरिस, डीएनए सैंपल्स वगैरह तक रखे जा सकते हैं। ये पूरी तरह से एक मानसिक रूप से नागरिकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो कभी भी किसी भी जो है अपने अधिकारों के लिए सामने लड़ने में आने में हिचके। इससे पहले जब अजय मिश्रा टेनी विपक्ष की शंकाओं का जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लखीमपुर की घटना को लेकर टोका-टाकी की। टेनी ने कहा कि अगर उन पर कोई भी मुकदमा होगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, 1 मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूँ, 1 मिनट के लिए भी जेल में गया हूँ, तो अभी राजनीति से कोई संन्यास ले लूंगा। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। बहरहाल अपराधियों की पहचान से जुड़ा बिल संसद में पेश हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसके कानून बनने में भी ज्यादा अड़चन नहीं आने वाली। दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट। अच्छा देखिए, आपको ये खबर जरूर जाननी चाहिए कि इन दिनों वो जो बिहार की राजनीति है वहां जबरदस्त हलचल है। हाल में ऑपरेशन वीआईपी से बीजेपी उत्साहित है और अब उसके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए। अब तो बीजेपी के विधायक सीएम को मतलब नीतीश कुमार को ही बदलने की मांग करने लगे। वीआईपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले तीनों विधायक जिस वक्त दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त पटना में बीजेपी के विधायक विनय बिहारी मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे थे। मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। अब चूंकि इस चीज पे, इस बात पे जो ए श्रेणी के लोग हैं, जो हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, वो शायद मंथन करते भी होंगे या मंथन उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जनता जो चाहती है वह भी मैं वही कह रहा हूं जो जनता का विचार भी है। विनय बिहारी इकलौते विधायक नहीं हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व से नाराज हैं। बीजेपी के एक और विधायक हरिभूषण ठाकुर तो अफसरों के भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में जमीन स्तर पर, प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है और इस पर चेते, भारतीय जनता पार्टी भी चेते और जदयू भी चेते, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सरकार है तो सरकार हम ही बोल रहे हैं ना, सरकार है, सरकार तो लोक और तंत्र है, लोक के प्रतिनिधि सरकार है, तंत्र भ्रष्ट है, तो निश्चित नहीं सुनी जाती है। बिहार में अफसरशाही हावी है, तो ये आपको कह रहे हैं तो क्या लग रहा है अफसरशाही हावी नहीं है, अफसरशाही लूट रहा है। बीजेपी विधायकों की ये बगावत जेडीयू को पसंद नहीं है। जेडीयू के नेता ऐसे बयानों को गठबंधन कमजोर करने वाला बता रहे हैं। बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता द्वारा कुछ इस तरह का बयान देना जो गठबंधन को नुकसान पहुंचाता हो, जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा करता हो, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मेरी मांग है कि ऐसे बयानवीर नेताओं पे भी लगाम लगाने की बात करें। बीजेपी और जेडीयू में सीएम के सवाल पर शुरू हुए इस विवाद का अंजाम क्या होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन चिराग पासवान एक नई भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं। मध्यवर्ती चुनाव होंगे, ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे, और उसके कारण है विरोधाभास। अभी तो सैनी जी का एक प्रकरण हुआ कि गठबंधन में टूट देखने को मिली, अब आप बहुत जल्द देखेंगे भाजपा और जदयू में भी, और जिसकी भूमिका पहले से ही बनाई जा रही है। बिहार में सीएम के सवाल पर जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी की अटकलें तो लंबे समय से लग रही हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री की जुबानी गर्मी हुई, उसके बाद से चर्चा तेज होने लगी। अपने इलाके की कोई बात को लेकर के ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और इसी चर्चा के बीच 25 मार्च को जब लखनऊ में नीतीश कुमार योगी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए तो तस्वीरों को लेकर कयास भी लगने लगे। अब बीजेपी विधायक ने सीएम बदलने की मांग करके दबी हुई चिंगारी को हवा दे दी है। बीजेपी नेतृत्व इस चिंगारी पर पानी डालता है या फिर इसे हवा देता है, उसी से बिहार का सियासी भविष्य तय होगा। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट।
और आइए बिहार से निकलकर मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, लेकिन चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो शिवराज सरकार है उसने आज 5,21,000 के करीब गरीबों को घर दिए। पीएम मोदी ने खुद वर्चुअल माध्यम से जुड़कर गृह प्रवेश कराया। इस रिपोर्ट में जरा इनसाइड स्टोरी समझिए आप, किस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर अभी से बिसात पर बीजेपी ने कदम बढ़ा दिया है। दीवार पर लिखा है गृह प्रवेश और घरों को फूलों से सजाया गया है। घर के गेट पर लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी तरह मध्य प्रदेश में 5,21,000 घर तैयार करवाए गए हैं और इन्हीं घरों में पीएम मोदी के बटन दबाने के बाद आज गृह प्रवेश हुआ। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज का ये कार्यक्रम पीएम मोदी के इस बयान के साथ ही एमपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपना बिगुल फूंक दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम ने अपने भाषण में न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला, बल्कि इस योजना को महिलाओं के आत्मसम्मान का प्रतीक बना दिया। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। अब जरा ये समझिए कि आखिरकार पीएम मोदी के इस भाषण के मायने क्या हैं। बीजेपी ने जिन 4 राज्यों में जीत का परचम लहराया है, इन राज्यों में यूपी की जीत सबसे अहम है। यूपी में बीजेपी ने घर घर राशन और सख्त प्रशासन को अपने चुनावी कैंपेन का मुख्य आधार बनाया था और लाभार्थी वोट बैंक के दम पर सीएम योगी ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार सीएम के तौर पर यूपी की कमान संभाली। एमपी में विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाद होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। जोड़ तोड़ के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी तो की है, मगर इस सत्ता को बचाए रखने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। लिहाजा 1.5 साल पहले ही ये सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान आपको लेकर चलते हैं, जहां राजस्थान की राजनीति में रानी रिटर्न्स। जी, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। अचानक से सियासत में सक्रियता उनको बढ़ी है और ये सबको चौंका रही है। पिछले चुनाव में दरअसल हार के बाद से रानी साहिबा गायब सी हो गई थी, इसीलिए कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब वसुंधरा फिर से दौड़ धूप करती दिख रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक सक्रिय हुई वसुंधरा दिल्ली में लगातार बड़े नेताओं से मेल मिलाप कर रही हैं। आज उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। वसुंधरा ने मुलाकात को शिष्टाचार का नाम दिया, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रानी ने चुनाव से पहले मोर्चा संभाल लिया है। अपने जन्मदिन के मौके पर 8 मार्च को राजस्थान में देव दर्शन यात्रा के बहाने वसुंधरा ने शक्ति प्रदर्शन किया। वसुंधरा के इस कार्यक्रम में 11 सांसद, 42 विधायक, 109 पूर्व विधायक शामिल हुए। इसके बाद से वसुंधरा लगातार दिल्ली का दौरा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने तस्वीर बदल दी है। फेसबुक पर उन्होंने जय जय राजस्थान वाला पोस्टर लगाया, जिसमें वो हाथ जोड़े दिख रही हैं। वसुंधरा की सक्रियता इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि चुनाव में हार के बाद वो लंबे समय से निष्क्रिय चल रही थी। पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य में सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद वो सक्रिय नहीं थी। अब अचानक से उन्होंने अपना रोल बदल लिया है। पिछले दिनों बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में भी वो नजर आईं।
दिल्ली में वो बीजेपी सांसदों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुकी हैं। वसुंधरा की सक्रियता के बाद समर्थक उन्हें तीसरी बार सीएम बनाने की तैयारी में लग गए हैं। चर्चा है कि वसुंधरा की कोशिश खुद को सीएम प्रोजेक्ट करवाने की है, लेकिन दूसरा खेमा इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा। राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 में वसुंधरा के चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन तब बीजेपी हार गई। अब राज्य में परिस्थितियां बदली हुई हैं। राजनीतिक बयानबाजी और बीजेपी नेताओं के एक्शन रिएक्शन को समझें तो स्थानीय स्तर पर बीजेपी का संगठन वसुंधरा के पक्ष में नहीं दिख रहा। ऐसे में रानी रिटर्न्स का रास्ता राजस्थान की राजनीति में आसान नहीं। यही वजह है कि रानी सारी गोटियां सेट करने में जुटी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।